हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्नोत्तर आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSB, CTET, इसके साथ साथ आप यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपी एग्ज़ाम वीडियो, यूपी लेखपाल, अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन ए है भाषण की स्वतंत्रता, बी है विधि के समक्ष समता का अधिकार, सी है संविधान के उपचार का अधिकार और डी है बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो अब सबसे पहले तो हम प्रश्न और उत्तर और उसके साथ साथ उससे बनने वाले सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न यहीं से निकल करके आता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, विधि के समक्ष समानता का भी वर्णन किया गया है, संविधान के उपचार का भी वर्णन किया गया, लेकिन बराबर काम के लिए बराबर वेतन का जो उल्लेख है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब हम जो दिए गए अधिकार हैं उनके अनुच्छेदों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यदि बात की जाए भाषण की स्वतंत्रता की बात, तो ये आ जाता है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। विधि के समक्ष समानता की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है और संवैधानिक उपचारों की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और इन्हीं संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा गया है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें किस देश से लिया गया है, ये किस स्रोत से लिए गए हैं। तो आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा अमेरिका का संविधान। तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं उनका स्रोत अमेरिका का संविधान है। वर्तमान में आपके कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। यदि यहाँ पर बात की जाए कि पूर्व में कितने मौलिक अधिकार थे, तो इससे पूर्व आपके 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि अब नहीं है, क्योंकि 7वां जो मौलिक अधिकार था यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसे जो है 46वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, जो कि अब कैसा अधिकार बन चुका है? तो विधिक अधिकार बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में भी यदि चर्चा की जाए तो हम एक सरसरी दृष्टि से देखेंगे। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जो आपका सबसे पहले नंबर पर आता है उसे कहते हैं समानता का अधिकार। दूसरे नंबर पर आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार और देन तीसरे नंबर पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार और उसके बाद आता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और उसके नेक्स्ट आपका आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आता है संवैधानिक उपचार। क्या आ जाता है? संवैधानिक उपचार। तो इस प्रकार आपके जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह सब आपके सामने हैं। तो समानता के अधिकार में अगर बात की जाए तो 14 से लेकर के 18 तक आता है। स्वतंत्रता की बात की जाए तो 19 से लेकर के 22 तक 19 से लेकर के 22 तक आते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपके 2 अनुच्छेद आते हैं, 23 नंबर और 24 नंबर। नेक्स्ट अगर बात की जाए अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार की तो इसमें 25 और 26 आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 27, 28, 29 तक आते हैं। और इसके बाद आपके जो संवैधानिक उपचार हैं उसमें आ जाता है अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार आपके मौलिक अधिकार से बनने वाले सभी प्रश्न लगभग कंप्लीट होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, अगर आप एक बार थोड़ा सा समय व्याख्या सुनने में दे देते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस लगभग आप सॉल्व कर पाते हैं और इसके साथ साथ आपका एक बेहतर रिवीजन भी हो जाता है। तो अनुच्छेद 32 की बात की जाए, अभी हमने डिस्कस किया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, धर्म का अधिकार नहीं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। और समता का अधिकार अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अनुच्छेद नंबर 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। और अगर बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार की तो इसका वर्णन
अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किया गया है। धर्म का अधिकार, अगर धार्मिक अधिकार की बात की जाए तो धार्मिक अधिकार आपके 27, 28, 29 के मध्य वर्णित किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी है संपत्ति का अधिकार। देखिए, अगर मैं बार बार उन्हीं अधिकारों को बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि वो अधिकार भी आपको याद रखने हैं। सिर्फ अनुच्छेद से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ अधिकार से भी काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए अधिकार भी याद होने चाहिए और उसके अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेदों के बारे में भी डिटेल से पता होना चाहिए। तो आप अभी अभी देख चुके हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और इसीलिए आपका जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नौकरियों एवं शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? यानी कि जो केंद्र सरकार है वह नौकरियों में या शैक्षिक संस्थाओं में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें एक आरक्षण उपलब्ध कराती है और ऐसा वह किसके अंतर्गत करती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, बी है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, सी है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत और डी है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 14 की बात की जाए, इसमें विधि के समक्ष समानता, यानी कानूनी रूप से सभी कैसे हैं, समान है, कानून के लिए सभी एक समान है। अनुच्छेद नंबर 19 की बात की जाए तो 19 के अंतर्गत आ जाता है वाचन की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। आप अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं और इसके अंतर्गत आपको कुल मिलाकर के 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसके अंतर्गत आपकी पहली स्वतंत्रता आ जाती है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देन आपकी आ जाती है कहीं पर भी निवास करने की, भारत के अंतर्गत कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता, अपने मन का व्यापार चुनने की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ सिखों को जो कटार वगैरह रखने की स्वतंत्रता है वह भी अनुच्छेद 19 के ही अंतर्गत प्रदान की गई है। और शांतिपूर्वक आप कहीं पर भी अपना एक संघ जो है निर्मित कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्रदान की गई है। तो इस प्रकार आपकी कुल मिलाकर के 6 जो स्वतंत्रता हैं वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आ जाती हैं। अनुच्छेद नंबर 46 की बात की जाए, यह आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं बल्कि आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और जिसमें एससी, एसटी तथा अन्य जो भी दुर्बल लोग हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। और ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 46 के अंतर्गत। ये किस में आता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसमें एससी, एसटी, अन्य दुर्बल पिछले वर्ग के लोगों की शिक्षा या अर्थ हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। अब अगर बात की जाए आरक्षण की तो उसके अंतर्गत आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के क्षेत्र में। शब्दों को गौर से सुनेंगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अनुच्छेद 46 में भी तो एससी एसटी के संरक्षण की बात की गई है, वहाँ पर संरक्षण और धन संबंधी भी अभिवृद्धि की बात की गई है। बल्कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ लोक नियोजन के क्षेत्र में, यानी कि जो आपकी सरकारी नौकरियाँ हैं इनके संबंध में जो संरक्षण है और समानता है उनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिक समता का आशय है, मतलब नागरिक जो है वह सभी समान है, इसका क्या आशय है? ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समता, बी है अवसर की समता, सी है धन का समान वितरण और डी है राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, देखिए अवसर की समानता, बिल्कुल लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता ऐसा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कहा गया है, लेकिन इसमें समान नागरिकता की बात नहीं कही गई है। अगला देखें धन का समान वितरण, तो ऐसा तो होना संभव ही नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को धन का समान वितरण किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नागरिक समता का जो अर्थ है वह है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक कैसे होंगे, समान होंगे, विधि के समक्ष समानता, संविधान के समक्ष समानता, और इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 14 के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? कैसा अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है चुनाव लड़ने का अधिकार, सी है कानून के सामने समानता का अधिकार और डी है जीवन का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार जो है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किया गया है कि संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक निवासी को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और इसके साथ साथ अपने जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उसे प्रदान करना ही पड़ेगा। तो ऐसा किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। अगला अगर हम देखें अनुच्छेद नंबर
एक ही बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें राजनीतिक तरीके का कोई भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है। अगर देखा जाए कानून के सामने समानता का अधिकार, तो ये बात भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कही गई है कि कानून के समक्ष सभी कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन इसमें कहीं भी राजनीतिक तत्व शामिल नहीं होता है। बट आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वह एक राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित के आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। राज्य के द्वारा भेदभाव करना वर्जित नहीं है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका जन्म स्थान, बी है प्रजाति, डी है जाति और सी है भाषा। तो अगर यहाँ पर आपके राइट आंसर की बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी भारत में आपके निवास कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि आप उनके साथ धर्म, जाति, लिंग, इसके साथ जो प्रजाति है, जन्म स्थान है, इसके साथ कोई भी भेदभाव जो है नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी करेक्ट होगा और जो वर्जित नहीं है वह हो जाएगा भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो अब देखिए, जो भी लोग व्याख्या लगातार सुनते जा रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और ये प्रश्न आपसे कई बार पूछे भी जाते हैं। तो कितने प्रकार के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, हम बार बार उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और एक एक करके हमने स्वतंत्रताएं बताई भी हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपना आंसर करेंगे। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 नागरिकों को गारंटी देता है। यदि आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपको सारे प्रश्न यहीं के यहीं लर्न हो जाएंगे, आपको बाद में इसे अन्यथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 14 के अंतर्गत क्या वर्णित किया गया है, बार बार चीज़ें बोली जा रही हैं। कानून की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कानून के सामने समानता, देखिए ये ऑप्शन हमें यहाँ पर भी मिल रहा है कि कानून के सामने समानता का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किया गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो सकता था तब जब आपका इससे भी अच्छा जो सुटेबल आंसर है ये ना दिया गया होता कि कानून के सामने सभी समान भी हैं और कानून की समान सुरक्षा भी की जाएगी। ऐसा किस में कहा गया है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे तो ये आपका डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है। जो संसद के चुनाव होते हैं उनमें जो मत दिया जाता है वह एक कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है। तो देखिए, जो वोट देने का अधिकार है वो किसी प्रकार से कानूनी इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति है उसका वोट बना हुआ है, तो सरकार ऐसा नहीं है कि उसे बाध्य करती है और ज़बरदस्ती वोट डलवाती है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपके ऊपर इस प्रकार का जुर्माना लगेगा। तो इसलिए ये एक कानूनी या विधि अधिकार तो नहीं है। बात की जाए मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी इसे नहीं रखा गया है, जबकि ये संसद में चुनावों के जो मत देने का अधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार है। सॉरी, 1 सेकेंड, जी हाँ, ये बिल्कुल क्या है, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। ऐसा हमें संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है कि चुनावों में हम मत दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहीं पर अगर आपसे बात की जाए चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग जो आपके निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। जो भारत के मूल अधिकार हैं उन्हें किसके माध्यम से निश्चित किया गया है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो समानता की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगर शोषण के विरुद्ध की बात की जाए तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में लिंग, जाति, धर्म और प्रजाति के आधार पर समानता, 16 में लोक नियोजन सेवा के क्षेत्र में समानता, 17 में आपकी अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत और 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत, यानी कि आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विदेशी जो उपाधि है उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देन अगर बात की जाए अनुच्छेद 23-24 की, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आपके मानव के साथ व्यापार
दुर्व्यापार बलात् श्रम निषेध, यानी कि किसी से आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखाने में कार्य करने से जो है मना किया गया है, ऐसी रोक लगाई गई है। अगर बात की जाए अनुच्छेद नंबर शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार की, तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार आपके 27, 28, 29 में इनका वर्णन किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, जिनका वर्णन अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत किया गया है, और यही आपके जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हो जाएगा कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वह किसके माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से, अनुच्छेद नंबर 32 के माध्यम से। क्योंकि अगर हमारे किसी भी प्रकार से अधिकार का हनन हो रहा है तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि इसके तहत न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। ऐसा अधिकार हमें अनुच्छेद 32 ही देता है। तो इसीलिए यही हमारे अधिकारों को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको लगता हो कि प्रश्न के साथ बहुत लंबा खींचा जा रहा है, व्याख्या बहुत लंबी दी जा रही है, लेकिन यकीन मानिए चीज़ों को बार बार सुनने से ही चीज़ें काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में सेट रहती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, बी है संपत्ति का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो कि अब मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है और यह अब एक विधिक अधिकार बन चुका है। अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 300 का के अंतर्गत इसे रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 50 खा के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत और अनुच्छेद 51 खा के अंतर्गत। तो अगर इस पूरे प्रश्न की एक साथ व्याख्या देख ली जाए तो आगे आने वाले सभी प्रश्न आप अच्छे से हल भी कर पाएंगे और आपका एक बेहतर रिवीजन भी हो पाएगा। तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि जो ये मूल कर्तव्य हैं ये आपके मूल संविधान में नहीं थे। ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन था या नहीं था। तो वहाँ पर आपका आंसर होगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, जबकि इन्हें लिया गया है कहाँ से? तो इन्हें लिया गया है सोवियत संघ रूस से लिया गया है और जिन्हें संविधान में जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय जो जोड़े गए मूल कर्तव्य थे उनकी संख्या कुल 10 थी। और ये 42वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, किस समिति के द्वारा जोड़े गए यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक बार फिर से मेरे साथ आप रिकॉल करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और उसके बाद आपके +1 यानी कि जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वह 11 हो गई और जोड़े जाने वाला जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वह हो गया था आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो आपके कितने कुल वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं ये भी आपका फाइनल हो गया, 11 मौलिक कर्तव्य। जब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। किस समिति के द्वारा जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब ये जो सभी मौलिक कर्तव्य हैं इनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऐसा यदि आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 51 का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आपके वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जो कि सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि
संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है सामाजिक समता की व्यवस्था, बी है आर्थिक समता की व्यवस्था, सी है राजनीतिक समता की व्यवस्था जो व्यवस्था की गई है, और डी है धार्मिक समता की व्यवस्था। तो धार्मिक की बात 17-18 में नहीं की गई है, राजनीतिक की भी नहीं की गई है, सामाजिक 1 सेकेंड आर्थिक की भी नहीं की गई है, लेकिन सामाजिक समता की बात की गई है। यानी कि समाज में जैसे छुआछूत है जो कि 17 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, उसे कैसा माना गया है? दंडनीय अपराध माना गया है, और यह एक प्रकार के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है? किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। यानी कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इसे संविधान के द्वारा बहुत ही दंडनीय अपराध माना गया है, और इसको क्या किया गया है? एक निषेध व्यवहार के अंतर्गत रखा गया है। ऐसा कौन सा यह अनुच्छेद हमें बता रहा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, बी है 17, सी है 18 और डी है 15। तो अनुच्छेद 16 की अगर बात की जाए तो लोक नियोजन के क्षेत्र में समानता, यानी कि जो सरकारी अवसर हैं उनमें सभी को कैसे दिए जाएंगे? समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो उपाधियों का अंत, यानी कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप किसी भी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो लिंग जाति धर्म इसके साथ आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर बात की जाए अनुच्छेद नंबर 17 की, तो इसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है कानून के समक्ष समता का, बी है सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर का, सी है पदवियों के उन्मूलन का, और डी है अस्पृश्यता के उन्मूलन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जो भी दी गई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हमने अपना आंसर ढूंढ लिया है तो आगे बढ़ जाना, नहीं, दी गई चीज़ों में हमें अपनी सीखी हुई चीज़ों का रिवीजन करना है। तो कानून के समक्ष समानता 14 में आ जाएगा, सरकारी नौकरी में समानता 16 में आ जाएगा, और पदवियों के उन्मूलन की अगर बात की जाए ये किस में आ जाएगा? 18 में आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने माना था। लेकिन ऐसा उसने किस मामले के अनुसार माना था? ऑप्शन है ए के गोपालन मामला, बी है केशवानंद भारती मामला, सी है SC मेहता मामला, और डी है गोलकनाथ मामला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। गोलकनाथ जो मामला था इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो मौलिक अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार का जो संशोधन है वह नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3 और डी है भाग 4। तो भाग 1 की बात की जाए, इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 की अगर बात की जाए तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 5 से लेकर के 11 तक, और 1 से लेकर के 5 तक संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 5 तक संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन भाग 1 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। और भाग 3 की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर, इसमें पहले तो लिख लेंगे कि आ जाता है मौलिक अधिकार, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आ जाते हैं मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद अगर 4 की बात की जाए तो इसमें आ जाते हैं आपके क्या? नीति निर्देशक तत्व, और इनका वर्णन किस में किया गया है? तो 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत। अब आप क्या करेंगे? फटाफट से सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक। भाग 2 नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न था कि हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा किस भाग में की गई है, तो भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है
जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा शामिल है। ऑप्शन ए है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो भी वक्तव्य बोले गए, जो भी आदर्श सूचित वाक्य बोले गए, उनको अपने हृदय में संजोना और उनका क्या करना, आदर करना, सम्मान करना। बी है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। सी है लोगों के भ्रातृत्व पैदा करने का कर्तव्य। और डी है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि हमें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी आदर्श सूचक वाक्य हैं, गीत हैं, संगीत हैं, उनको हमें अपने हृदय में संजोना है, जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त प्रयोग में लाए गए थे। बाकी ये ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए है 11, बी है 9 और सी है 20 और डी है 12। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे और अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल भी लगे होंगे और दी गई व्याख्या भी आपको उतनी ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, आपको लगा है कि आपके जो पढ़ाई है उसमें थोड़ी सी भी हेल्प की जा सकी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।